गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। इससे पहले हम लोग सिंध पर अरब आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आज अरब आक्रमण के कारण को डिस्कस करेंगे कि भारत पर, सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ उसके कौन से कारण थे, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सिंध पर अरब आक्रमण हुआ। तो हम ये देखते हैं कि सिंध पर अरब आक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। भारत और अरब वालों में व्यापारिक संबंध बहुत पहले से था। इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व ही स्थापित हो चुका था। अनेक अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर अस्थायी रूप से बस गए थे। इसके पहले भी हम ये बता चुके हैं। उन्हें स्थानीय शासकों एवं जनता की सिंपैथी एवं समर्थन भी प्राप्त था। अरब व्यापारियों को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त थी। वो थाना, देवुल, खंभात, सुपारा, मालाबार के बंदरगाहों से व्यापार करते थे। 6ठी-7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के उदय और इसके प्रसार ने अरबों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला दिया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु की 1 शताब्दी के अंदर ही इस्लाम धर्म का प्रसार यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े भूभाग पर हो गया। अरब वासी भी इस्लाम के प्रचार में दिलचस्पी लेने लगे। भारत उस समय मूर्ति पूजकों के देश के रूप में विख्यात था। अतः भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार एवं मूर्ति पूजा का समाप्त करना अरबों का एक परम उत्तरदायित्व बन गया था। यह कार्य बिना सैनिक शक्ति के संभव नहीं था। धार्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त भारत से धन प्राप्त करने की लालसा भी अरबों में थी। वो भारत की संपन्नता को सुन चुके थे। उस समय भारत का वैभव विख्यात था। मंदिरों में बहुत संपत्ति थी। उन्हें लूटने से आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ धार्मिक उद्देश्यों की भी पूर्ति होती। एक बात यह थी, सिंध में अपना राज्य स्थापित कर अरबों को भारत के भीतरी भाग में भी धर्म प्रचार का मौका मिल जाता। इसलिए उन्होंने एक सोची समझी योजना के तहत सिंध विजय की योजना बनाई। सिंध की आंतरिक राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने अरबों के हौसले को और अधिक बढ़ाया, जिसकी चर्चा हम लोग पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। इन सारे उद्देश्यों से प्रेरित होकर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के कुछ वर्ष के बाद ही खलीफा उमर के समय में अरबों ने बंबई के निकट थाना पर आक्रमण किया और भड़ौच तथा देवल तक वो आ पहुंचे, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अरबों का दूसरा आक्रमण देवल के बंदरगाह पर हुआ। इसमें भी अरब विफल रहे। इस आक्रमण में अरब सेनापति मारा गया। इस पराजय ने कुछ समय के लिए अरबों के हौसले पस्त कर दिए। समुद्र मार्ग से विफल होकर अरबों ने अब स्थल मार्ग से सिंध की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। खैबर बुलंदरों से काबुल जाबुल राज्यों की सतर्कता तथा किर्गिस्तान के निवासियों के विरोध के कारण अरब आगे नहीं बढ़ सकी। अब उनके समक्ष सिंधु पहुंचने का एकमात्र रास्ता मकरान था। अरब मकरान और सिस्तान पर अधिकार करने में सफल हुए और इसी मार्ग से उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की। अरबों के सिंध पर आक्रमण का तत्कालीन कारण था देवल के निकट कुछ जहाज़ों का समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना। यह कहा जाता है कि लंका का राजा जहाज द्वारा कुछ मुसलमान स्त्रियों को धन संपत्ति के साथ इराक के गवर्नर हज्जाज के पास भेज रहा था। इस जहाज को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। हज्जाज इस घटना से बुरी तरह क्रुद्ध हुआ और उसने सिंध के शासक दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की, परंतु दाहिर ने यह कहकर हज्जाज की मांग को ठुकरा दिया कि समुद्री डाकुओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। दाहिर के इस उत्तर से हज्जाज अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने खलीफा वालिद की अनुमति प्राप्त कर देवल पर आक्रमण की योजना बनाई। दोनों ही बार अरबों को पराजित होना पड़ा एवं इन अभियानों के नेता भी युद्ध में मारे गए। क्रुद्ध होकर हज्जाज ने 712 ईस्वी में अपने भतीजे और दामाद
मोहम्मद बिन कासिम को पूरी तैयारी के साथ सिंध पर आक्रमण करने को भेजा और कासिम इस अभियान में सफल हुआ। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसने एक सुसज्जित सेना के साथ इसमें खलीफा द्वारा भेजे गए 6000 सीरियाई सिपाही भी थे। सिराज से सिंध के लिए प्रस्थान किया। मकरान होता हुआ वह थट्टा के नज़दीक देवल बंदरगाह पहुंचा। कासिम के आगमन की खबर सुनकर भी दाहिर ने देवल की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। उसने भयभीत होकर या सामरिक दृष्टिकोण से सिंधु के पश्चिमी प्रदेशों को छोड़ दिया और पूर्वी किनारे पर युद्ध की तैयारी की। अतः कासिम के नगर पर आसानी से अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने जी भरकर नगर को लूटा तथा अनेक नगरवासियों की हत्या करवाई। देवल में एक मस्जिद का निर्माण किया गया तथा 4000 मुसलमानों को नगर की सुरक्षा के लिए वहां बसाया गया। लूट में कासिम को बहुत अधिक धन मिला। लूट के माल का 5वां हिस्सा भाग तथा 75 स्त्रियां हजाज की सेवा के लिए भेज दी गई। रेस्ट जो धन थे वो सैनिकों में बांट दिया गया और अनेक स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। देवल से कासिम नीरुन पहुंचा तथा बौद्धों की सहायता से उसने इस नगर पर भी अधिकार कर लिया। इसी प्रकार उसने बिना किसी विशेष प्रतिरोध के सेहवान पर भी अधिकार कर लिया। इस कार्य में अनेक भारतीयों ने भी कासिम की सहायता की। अब सिंधु नदी की मुख्य धारा मेहरान को पार कर वह बहमनाबाद के किले की तरफ बढ़ा। दाहिर को भी बाध्य होकर किला छोड़कर कासिम का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। 20 जून 712 को रावर के निकट दाहिर एवं कासिम में मुठभेड़ हुई। यह एक भयंकर युद्ध था। चचनामा के अनुसार दाहिर ने कासिम के छक्के छुड़ा दिए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन इसी समय हाथी पर बैठे हुए दाहिर को एक तीर लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। इससे दाहिर की सेना के पांव उखड़ गए। विधवा रानी के जी में राउर का किला छोड़कर दाहिर का पुत्र जय सिंह बहमनाबाद की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। दाहिर की विधवा रानी ने रावर के किले की सुरक्षा का भरपूर प्रयास किया, लेकिन विफल रही और लास्ट में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जौहर व्रत का पालन किया। रावर पर अधिकार कर कासिम बहमनाबाद की तरफ बढ़ा। जय सिंह ने वीरतापूर्वक कासिम का सामना किया, लेकिन उसके मंत्रियों ने विश्वासघात कर आक्रमणकारी का साथ दिया। फलतः जय सिंह की पराजय हुई। कासिम ने किले पर अधिकार कर लिया। उसने जय सिंह को भागने पर मजबूर किया। दाहिर की एक विधवा से स्वयं उसने विवाह कर लिया तथा उसकी 2 पुत्रियों को हजाज के पास नजराने के तौर पर भेज दिया। बहमनाबाद से कासिम दाहिर की राजधानी आलोर गया तथा उस पर भी अधिकार किया। उसका अगला निशाना मुल्तान बना। 2 माह के कड़े संघर्ष के बाद ही वह मुल्तान पर अधिकार कायम कर सका। मुल्तान की विजय कासिम की अंतिम विजय थी। कासिम कन्नौज आक्रमण की योजना बना रहा था, लेकिन नए खलीफा सुलेमान ने उसको 713 ईस्वी में वापस बुला लिया। इस प्रकार आक्रमणकारियों का सामना करने में दाहिर की विफलता और अरबों की सफलता के अनेक कारण थे। बहुत हद तक दाहिर अपनी पराजय के लिए स्वयं उत्तरदायी था। दाहिर ने अरब आक्रमणकारियों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। इसी कारण जिस समय कासिम ने देवल पर आक्रमण किया, उसी समय उसने जल बेड़े की सहायता से कासिम को पहुंचने वाली सैनिक सहायता को रोकने का प्रयास नहीं किया। देवल के बाद भी जब तक कासिम बहमनाबाद के निकट नहीं पहुंच गया, उसने उसे रोकने का विशेष प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने कासिम को सिंधु नदी भी आसानी से पार करने दिया। उसकी यह भूल उसके लिए महंगी साबित हुई। दाहिर की सैनिक शक्ति भी दुर्बल थी। उसके अधिकांश सिपाही और सेनानायक अनुभवहीन थे और उनमें योग्यता का अभाव था, जबकि कासिम की सेना कुशल एवं दक्ष थी। कासिम ने अपनी सेना का संचालन भी सुचारू रूप से किया, जो दाहिर नहीं कर सका। दूसरी बात यह थी कि कासिम को अपने सहयोगियों का जितना समर्थन प्राप्त था, उतना दाहिर को नहीं था। अरबों के समक्ष
इस्लाम धर्म से भी अधिक प्रेरक तत्व था धन प्राप्त करने की लालसा। इसलिए वे पूरे जी जान से लड़े, परंतु दाहिर को तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण सबका समर्थन नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, दाहिर के मंत्रियों, प्रांतपतियों एवं उसके राज्य की जनता ने भी अनेक मौकों पर अरबों की ही सहायता की। इसलिए अरबों के सिंध विजय का श्रेय बहुत हद तक देशद्रोही भारतीयों को दिया जा सकता है, न कि अरबों की श्रेष्ठ सैनिक क्षमता को। अर्थात सिंध पर अरब आक्रमण का या अरबों की सफलता का श्रेय भारत की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक दुर्बलता को दिया जा सकता है, क्योंकि इस समय भारत राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी अनेक तरह से बटा हुआ था, एकता का अभाव था। इसीलिए अरब आक्रमण हुआ और अरब सफल हुए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।